आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में। मैं हूं आकिब डार। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवाब साहब, जो जेडीयू के पूरे नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। आज हम डिलिमिटेशन जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है जम्मू कश्मीर में, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके हवाले से हम डॉक्टर नवाब से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी राय क्या है इस पर जो एनसी ने रद्द कर दी। डॉक्टर नवाब साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। डॉक्टर नवाब साहब, आप मुझे बताएं कि हाल ही में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा था, जिसमें यहाँ के जो MPs हैं उनको भी बताया गया है कि आप उनका पार्ट बने, लेकिन NC ने साफ तौर पर मना किया, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो उनका रद्द अमल आया है, आई एम वेलकमिंग दैट। मगर भाई मेरे कुछ सवालात हैं। वो सवाल ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रहा है आज के दिन में? पिक एंड चूज़ कर रहा है। जो बड़े मुद्दे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो छोटे मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। ये जगह का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? 370 और 35A। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ये बताना चाहिए कि हम 370 और 35A हमको कबूल है या नहीं कबूल है। अगर उनको कबूल है तो बाकी चीज़ें जो है, क्रोनोलॉजी जो बोलते हैं हमारे अमित शाह जी, क्रोनोलॉजी बोलते हैं कि वन आफ्टर वन इज़ सपोज टू कम। तो दिस इज़ द होल क्रोनोलॉजी, इट इज़ सपोज टू कम। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि डिलिमिटेशन है या हम इसमें डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है, इसकी वजह बताओ, मतलब हाउ आई एम कनेक्टेड टू दीज थिंग्स। देखिए, हमें डोमेसाइल चेंज हो गया, ठीक है, डोमेसाइल थिंग्स हैव चेंज। सो ऑलमोस्ट 5 लाख 6 लाख लोग या 10 लाख लोग ऐड हो गए। जब 10 लाख लोग ऐड हो जाते हैं तो 10 लाख लोग ऐड होने के बाद नेचुरली जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वो बदल जाएंगी। इट विल नॉट रिमेन सेम। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए किससे? 370 से यहाँ तक प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो कि हमने डिजीज़ तो ट्रीट कर ली लेकिन पेशेंट मर गया। That's not right. So if they have a problem, आप उसको अगर सवाल पूछोगे, फारूक साहब को सवाल पूछोगे, उमर साहब को सवाल पूछोगे, उसके जवाब में वो ये बोलते हैं बाकी लीडर जब निकलेंगे तब हम बात करें। जो लीडर बाहर हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, वो एक चीज़। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब का अपना बयान है कि हम अगर आप इलेक्शन करवाते हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार, आप इलेक्शन कराओ। इट्स ऑन रिकॉर्ड बयान। इलेक्शन के लिए वो अकेले तैयार हैं, लेकिन 370 के लिए बात करने के लिए उनको महबूबा मुफ्ती की ज़रूरत है। अगर आपको इतनी फिक्र है उनके बाहर निकलने की, आप भी एक एजिटेशन में अंदर ही बैठ जाते। आप बोलते हैं कि अंदर हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक सब लीडर्स को नहीं निकाला जाए। तो ये मुझे समझ नहीं आता पिक एंड चूज़ क्यों। और हम चाहेंगे एज ए कश्मीरी में ये चाहूँगा, ये पूरे MPs जो है, और ये मुंह से नहीं, लिख के लेटर भेजे कि हम नहीं बन रहे हैं इस चीज़ का हिस्सा, और क्यों नहीं बन रहे हैं। दे हैव टू गिव अ रीजनिंग आल्सो फॉर दैट। नवाब साहब, आप मुझे बताएं, एक तरफ से सेंटर कह रही है कि धारा 370 ख़त्म होना ये बहुत बड़ी बात है, कश्मीर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या, अगर जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या प्रॉब्लम है इससे? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये जो हमारी रीजनल पार्टीज़ रही हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इस्तेसाल इनने किया हमारा। अब बताइए क्या इस्तेसाल किया है? हमारे जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं फारूक साहब, आप अंदाज़ा कीजिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स ही हैज़ गॉट। 2.8% ऑफ वोट्स, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया, अगर मैं कल बटमालू का MLA बनता हूं और मुझे सिर्फ लुक आफ्टर करना है 1,60,000 में से मुझे सिर्फ 10,000 लोगों को लुक आफ्टर करना, इट इज़ ईजी टू लुक आफ्टर, इट इज़ ईजी टू कैटर दोज पीपल, इट इज़ ईजी टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है, जो बड़ी पॉपुलेशन, जो 90% लोग वोट नहीं करते हैं, वो इसलिए वोट नहीं करते, वो इनको पसंद भी नहीं करते। दूसरा, वो इसलिए वोट नहीं करते क्योंकि उनको ये महसूस ही नहीं होता है कि इनसे कोई फ़ायदा निकल सकता है। तो ये चीज़ क्या है, वो 10% लोग जो हैं कश्मीर में या जम्मू में, वो 10% लोग जो हमारे कश्मीर में हैं, जिनको ये इंडिविजुअली बेनिफिट करते हैं, ये चाहते हैं हमेशा हालात ख़राब रहे, यहाँ वोट परसेंटेज कम हो, और हम ये 10% को लुक आफ्टर कर रहे हैं सिंस 50 ईयर्स, हम इनको लुक आफ्टर करते हुए बन जाएं। देखिए, अगर आपको कश्मीर की दर्द है, अगर आपको स्पेशल स्टेटस का दर्द है, अगर आपको ये दर्द है कि UT क्यों बना, आपको उस पर बात करनी चाहिए ना पहले। आप क्या करते हो? प्रोडक्ट जो है 370। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब, आप जो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर, आपने क्या किया? आई सिटिंग ऑन बिहाफ ऑफ JDU हियर, आई एम टेलिंग विद अथॉरिटी, आई एम सेइंग कि JDU का क्लियर स्टैंड 370-35A के बारे में हुआ है। पार्लियामेंट में भी हमने क्लियर स्टैंड दिया है कि इट इज़ नाइदर फॉर द गुड ऑफ स्टेट नॉट फॉर द गुड ऑफ कंट्री। सो हमने हमारा, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 370-35A पे बात नहीं कर पाता है तो मुझे ये बताइए, मुझे नहीं चाहिए कि सब पार्टीज़ का स्टैंड क्या है, हमें यहाँ ये चाहिए कि एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका स्टैंड क्या है।
ANC के जो मुजफ्फर शाह उनका कल बयान आया, उनका ये कहना है कि सेंटर को चाहे कि वो जल्द से जल्द स्टेटहुड को वापस, ये ताज जो है एक कश्मीरी के सर पे फिर से रखना चाहिए, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में अब वो नई चीज़ बेचना चाह रहे हैं। देखिए खुदारा मुझे एक चीज़ समझ आए, मोदी जी ने अपने मेमोरेंडम में डाल दिया था जब नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे कि हम 370 को अबॉलिश करेंगे, और वो आज नहीं 1953 से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उनने उसको इसलिए वोट दिया। जो हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी या PDP आई थी या इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो भी तंजीमें हमारे पास आई, वो हमारे पास ये लेकर आए थे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम 370 को तोड़ने नहीं दी। मोदी जी ने जो काम किया अपने वोटर्स के लिए ठीक किया, लेकिन हमने जिसको वोट डाला उन्होंने क्या काम हमारे लिए किया? अब वो 370 को बेच नहीं पा रहे हैं, अब वो एक नई थाली लेकर आते हैं, अब हम उसको नहीं बचा सके, अब आपके लिए स्टेटहुड लाएंगे। यार निकालने वाला यहाँ 370 निकलने वाला है सेंटर से यहाँ स्टेट बनाने वाला सेंटर, आप कौन से चौकीदार बीच में बनते हो? और आप क्यों, हम फॉर एग्जांपल हम क्यों वोट करें? अगर यहाँ सेंटर नहीं करना है सब चीज़, तो मैं क्यों इस ठेकेदार को बीच में रखूँ? और ये देने वाला कौन सा? जब हमसे वोट लिया कि 370 को बचा दूंगा, 370 को बचा नहीं सके, तो ये कहाँ से स्टेटहुड वापस लाएंगे? ये सब यह है कि अब इनका यही टैक्टिक्स है, हम मार्केट में क्या लेकर जाएं। दिस इज ऑलवेज befuling us, but I want to tell them something, like we have been enough times befooled. We will not be fooled, they will not be able to befool us more, not at all. नवाब साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि हर एक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाहती है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, हर एक इलेक्शन चाहती है, लेकिन परसों से जो अफवाह चल रही है कोई एडवाइजरी कमेटी बनेगी, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी अफवाह है कि 4 तारीख को कोई और सेरेमनी होगी, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैंने कल भी किसी चैनल पे बोला था कि मुझे अल्ताफ़ बुखारी साहब का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मुझे आप भी अल्ताफ़ बुखारी साहब का इंट्रोडक्शन दीजिए। अल्ताफ़ बुखारी साहब कौन है? अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है एक्स मिनिस्टर है, पार्टी कौन सी है? अपनी पार्टी। मैं यहाँ आपको ये बताना पड़ता हूँ, उनका अपनी पार्टी जो है अनरजिस्टर्ड पार्टी फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक पार्टी जब बनती है, कोई भी 4 लोग मिलकर पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कब होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से? जब वो एक इलेक्शन लड़ेंगे और उस इलेक्शन में एक परसेंटेज ऑफ वोट आएंगे, तब जाके। यहाँ तो वो इंजीनियर रशीद की AIP थी, आज तक रजिस्टर्ड नहीं है वो। अब जब अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसको सेंटर कैसे बुला के, किस जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन उनके पास कि सेंटर बुला के उनको कोई चीज़ दे देगा? 1 सेकंड, वो जाते हैं यहाँ से 30 MLAs को लेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, और किससे मुलाकात करते हैं? होम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं। 30 MLAs का मतलब हो गया, 30 MLAs का मतलब हो गया हमारी कम से कम हुए तो एक 5-8 लाख लोग, जिन 8 लोगों ने चुना है, वहाँ जाके बैठते हैं उनके साथ। बैठने के बाद बाहर आके सीना चौड़ा करके 2 चीज़ें बोलते हैं। एक बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होंगे। क्या डेमोग्राफिक चेंज हुई या नहीं हुई? जब डोमेस्टिक लॉ पास हुआ डेमोग्राफिक चेंज। दूसरा बोलते हैं 4G पे, कि 4G यहाँ पे आ जाएगा। भाई मेरे, अगर आप 30 MLA लेकर 4G नहीं ला सके तो मैं कैसे आप पे भरोसा करूं, ये करूं? और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए, अगर मैं लीडर हूं या आप लीडर हैं, आपको लीडरी कहाँ करनी है? कश्मीर में बैठ के। इस वक्त कोविड का चलता है, आपको क्या करना चाहता है? 1-2 लोगों की मदद यहाँ करनी चाहिए। आप कहाँ कैंप लगा के बैठे हो? दिल्ली में। किस लिए दिल्ली में कैंप लगा के बैठते हो? क्योंकि मुझे जो सीट चाहिए, मुझे एक कुर्सी चाहिए, दिल्ली वाले देंगे। अगर आपको दिल्ली वाले ही कुर्सी देना है तो हमसे क्या लेना है आपको? हमसे क्या है? लेकिन दिल्ली वालों को भी ये सोचना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब ऐवान में, पार्लियामेंट में खुले लफ्ज़ों में बोलते हैं कि पुरानी जो यहाँ सियासत जमातें रही हैं, पुराने जो यहाँ सियासतदान रहे हैं, उनकी वजह से ये प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस रहे हैं। मैं यहाँ चैलेंज करना चाहता हूँ दिल्ली को। मैं बोलता हूँ, मैं 100 लोगों आपको ऐसे देता हूँ जिनके दामन पे दाग नहीं है। मैं 100 लोग आपको नए देता हूँ यहाँ, जो एजुकेटेड है, वेल लिटरेट है, जिनके पास ऐसी पोजीशंस हैं जो इस कौम को संभाल सकते हैं। आपको क्यों चाहिए ये घिसे पिटे लोग? खुदारा एक चीज़ बताइए, अगर कोई 30 साल से MLA है, ठीक है, मिनिस्टर भी रहा है, अल्ताफ़ बुखारी कोई मशीन है कि अल्ताफ़ बुखारी से वो गुजर गया तो साफ़ हो गया? अगर आप बोलते हो पिछले लॉ मेकर्स ने गलती की है, तो ये सब ने गलती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा यही होने वाला है, जो सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि कुछ एडवाइजरी कमेटी बनने वाली है, उसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब लीड करेंगे। तो उसके हवाले से आपका क्या स्टैंड है, मुझे ये बताइए। सर, मैं क्लियरली आपको बता, आई एम स्टिंग हियर एज ए GDO, आई एम टॉकिंग ऑन। हम हिस्सा हैं NDA के। ये सब कुछ मीडिया चैनल अपने 2 रुपये के लिए चला रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट गोइंग टू हैपन विद अथॉरिटी, आई एम सेइंग इट। अगर आप देखोगे कल
यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी क्लियर लफ्ज़ों में बोला है। मुझे ये बताइए, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको हवाला देना पड़ेगा ना। जो भी मीडिया वाले बात कर रहे हैं इस बारे में, कोई हवाला तो दे। अच्छा, अगर आप इनसे रेस्पॉन्स पूछोगे ना, इनने क्या किया है, जनरल सेक्रेटरी रेस्पॉन्स दे रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अल्ताफ़ बुखारी से पूछिए आप, अल्ताफ़ बुखारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब जब रिसोर्स क्या है, सोर्स क्या है, उसका पता नहीं है जिसने छापी है खबर। दूसरी बात, इनसे पूछो कि आप अगर बन रहे हो तो बोलो बन रहे हैं, आप अगर नहीं बन रहे हो तो बोलो नहीं बन रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हमेशा क्या करते हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर टैक्टिक्स ये होते हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशर डालो, हम तूफ़ान मेल हैं, कश्मीरियों को प्रेशर डालो, यहाँ के हमारे जितने भी ये है एडवाइज़र्स हैं उनको प्रेशर डालो, हम तूफ़ान मेल हैं, हम ये करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आर द हिस्ट्री एक्चुअली। इनको एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इनको लगता है कि पहले कांग्रेस के ज़माने में दिल्ली से बन के आते थे। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ एनडीए के ज़माने में दिल्ली से बन के नहीं आएंगे लोग। यहाँ अगर बनेगा कोई तो कश्मीर की ज़मीन से बनेगा, कश्मीरियों की वजह से बनेगा। और ये जो चाह रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप को न्यूज़ में लाना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा रत्ती भर कुछ नहीं है। दो ही चीज़ें, या तो मुझे इस जो आपने सवाल पूछा, मैं इस सवाल को टोटली रिजेक्ट करता हूँ। क्यों? या तो आप इसके तत्व दीजिए ये कहाँ से आए, या तो आप इनके मुँह से बुलवा दीजिए मेरे को कि ये सच है, जब वो भी नहीं है ये। और तीसरी बात, एलिजिबिलिटी क्या है। एक अपनी पार्टी जो पार्टी है, ये एक्स is the only qualification they have. It is not registered from Election Commission of India. For example, कल अगर जिम्मेदारी दे भी दी जाती है, मैं एक सवाल करता हूँ प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है, जेडीयू, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ रजिस्टर हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी क्यों ना दी जाए जो अनरजिस्टर्ड पार्टी। अगर कल अल्ताफ़ साहब को या अल्ताफ़ साहब के 30 MLAs को अगर कल इलेक्शन लड़ना है, वो पता है कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। कोविड-19 पूरी दुनिया में लाखों की जाने गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग एक तरफ से पूरे घरों में लॉकडाउन का जो पालन करे, पीएम मोदी ने जो संबोधित किया था, तो उसका असर पूरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। लेकिन ये सियासत क्यों? देखिए, मैं खुले लफ्ज़ों में एक चीज़ आप याद रखिए, हम जो हैं, हम यहाँ पे बैठ के दिल्ली की तरफदारी करने नहीं बैठे हैं। मेरा काम ये होना चाहिए कि कश्मीर के जो प्रॉब्लम्स है वो जेडीयू तक पहुँचाऊँ। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि एनडीए के गलत फैसले को यहाँ साबित करूँ। मैं यहाँ टोटली ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दिस। 1 सेकेंड, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। क्यों? क्योंकि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो थोप रहे हो। राइट फॉर एबॉलिशन ऑफ 370 टिल नो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो थोप रहे हो। मेरे ख्याल में इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए थी। एक, कॉन्सेंसस लेनी चाहिए थी, रजिस्टर्ड पार्टी से कॉन्सेंसस लेनी चाहिए थी, या तो इलेक्शन के बाद ये सब चीज़ कर देना था। 1 सेकेंड, ये होनी चाहिए थी कि अभी अगर पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, पूरी मतलब मैंने कल वो रतन टाटा का एक बयान सुना था, उसमें वो बता रहा था इस साल ना प्रॉफिट देखा जाएगा, ना सैचुरेशन देखी जाएगी, ना ये देखा जाएगा इन्फ्लेशन कितनी है। आज इस साल सिर्फ ये देखा जाएगा कि हम जिंदा हैं साल के बाद, या हम अल्लाह बचाए नहीं रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज के देर में जब लाइफ एट स्टिक है, हम बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ ऑल्सो हमारा हेल्थ सेक्टर इतना पुअर है, हमारा जो है, हम डॉक्टर्स को PPE किट नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह से। इस वक्त जो हमारी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी वो सिर्फ कोविड पे होनी चाहिए। आई टोटली कंडेम दिस वॉज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, अगर आपको सेंटर कोई राय मांगेगा कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए अभी कि नहीं होनी चाहिए, तो आपकी राय क्या होगी? इसमें तो कोई राय नहीं है, मतलब मैं तो सीधा बोलूँगा, आई हैव स्पोकन टू नीतीश कुमार अबाउट इट। मैम तो आप बोलते हो ना डिलिमिटेशन के बारे में, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने तो सीधा बोला है, कहाँ से 370 से ही बोल रहा वो। देखिए, अगर आप सिर्फ डिलिमिटेशन की बात करोगे, जब भी आप ये माइक लेकर किसी के पास भी जाओ, भाई मेरा आपसे ये गुजारिश है, सिर्फ डिलिमिटेशन की बात नहीं करिए। क्योंकि अगर 370 एबॉलिशन आपको एक्सेप्टेड है तो डिलिमिटेशन इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। क्यों? जब आप कोई कानून हटा देते हो, दूसरा कानून लाजिम आना है ना। अगर आप 10 लाख लोगों को एडजस्ट करते हो तो 10 लाख लोगों को एडजस्ट करने के बाद कैसे वो असेंबली कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी वैसी ही रहेगी। इट हैज़ टू चेंज। या 2 ही चीज़ें, या आप एबॉलिशन को एक्सेप्ट करो, फिर दीज थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट, देयर इज नो अदर गो। क्योंकि वो साथ, अगर आप बोलते हो उनको कि डोमिसाइल में आ गए वो लोग, फिर बोलते हो इनको वोट का हक नहीं है,
तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे उनको? यू हैव टू जस्टिफाई दिस थिंग ना. या दो ही चीज़ें हैं, जब आपको 370 35A नेशनल, ये लोग बात नहीं करते, इनको कोई हक नहीं बनता बात करने, किसके लिए? डिलिमिटेशन के लिए. सो डिलिमिटेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस थिंग्स. सो इफ यू हैव टू टॉक फॉर एंटायर थिंग, यू कैन नॉट टॉक जस्ट फॉर डिलिमिटेशन. रही बात हमारी क्या है, आप डायरेक्ट सवाल पूछते हो. हमने तो डे 1 से 370 को ही एबॉलिशन को गलत माना है. तो यहाँ तक तो गलत हम तो पूरे क्रोनोलॉजी को ही हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो फिर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी मर्जी ये क्वेश्चन कर लें. प्रॉब्लम क्या है जब यहाँ पे खाली भाजपा की जो पार्टी है यहाँ पे खाली वो या धारा 370 या डिलिमिटेशन वही मानते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, धारा 370 खत्म नहीं होना चाहिए. तो फिर सेंटर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी क्यों नहीं सुनती है? देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन अगर मैं इसका जवाब पॉलिटिकली ना दूं, दिल से दूं आपको जवाब. दिल से जवाब ये है कि सेंटर ने बहुत कोशिश की ये जगह को ठीक करने की. ठीक करने का मतलब ये है कि ठीक करने का मतलब ये नहीं है हम इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे, हम एजुकेशनली साउंड नहीं थे, हम हेल्थ वाइज साउंड, वी वर बेटर देन एनी स्टेट ऑफ द इंडिया इकोनॉमिकली सर. मगर यहाँ क्या थे? प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, यहाँ के जो हालात थे वो ख़राब थे. यहाँ के हालात जो ख़राब थे उससे दुकानें चलती थी. किसी दुकानें चलती थी? सियासत वालों की दुकानें, सबकी दुकानें चलती थी. तो सेंटर ने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सोचा, जो उन्हें पार्लियामेंट में भी बोला, वो बोला ये कि ये लोग जो यहाँ के जो जब ये कंट्रोल रहता है इन लोगों के पास, तो ये मिसयूज़ करते हैं इस कंट्रोल को. क्या करते हैं? लाल चौक में एक बात बोलेंगे और यही वहाँ जाके दिल्ली जाके दूसरी बात बोलते हैं. इन्होंने ना अपना जो वक़ार है ना वो खो चुका है. इन पे भरोसा ही नहीं करती है सेंटर. और हकीकत में इनने ना कश्मीरियों से भरोसा खोया है, दिल्ली से भी भरोसा खोया है. ये जो कश्मीर और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो बड़ी हो गई है, ये शायद कश्मीरियों की वजह से नहीं या दिल्ली की वजह से नहीं, ये सिर्फ इन लोगों की वजह से. क्यों? इनको बेनिफिट हमेशा मिला कि कम वोट परसेंटेज हो जाए और हम MLA मिनिस्टर बनते रहे. फिर क्या हो जाए? मुझे एक सवाल पूछिए आप बोलते हो एब्रोगेशन ऑफ 370-35, 97 चीज़ों में 94 were already abolished. 94 things were already abolished. सही. तो वो कब हुआ? इससे पहले ही इनकी हुकूमत में हुआ ना. मतलब ये जब देवर CM ना, CM तो थे ये लोग इनकी हुकूमत में. जब इनको, अच्छा तीसरी बात, अगर इनको लगता है कि था कि 370 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो अपनी असेंबली से उसको परमानेंट क्यों नहीं करवाए? 50 साल से तो इनने असेंबली चलाई है. उसी एक्ट को परमिट करवाना था. अगर ये खुद नहीं करवा सकते कि परमिट का प्रपोजल तो दे सकते थे ना. दिल्ली को परमिट का प्रपोजल, व्हाट वाज दैट एक्ट? दैट वाज एक्ट, वो एक्ट के ऊपर बड़े बोल्ड लफ्ज़ों में लिखा था कि दिस एक्ट इज़ एन टेम्परेरी एक्ट. अगर इनको वाकई इस एक्ट की कोई वो थी, दे शुड हैव ट्राइड फॉर परमानेंट. इन्होंने सिर्फ इस्तेसाल किया, यहाँ भी इस्तेसाल किया, वहाँ भी इस्तेसाल किया. मतलब जो वो सेंटर आके इनसे पूछती ना कि क्या करना चाहिए, सेंटर को आज की डेट में भरोसा ही नहीं इन पे. क्योंकि आज की डेट में भी ये क्या करते हैं? खुदगर्जी है इनकी, सेल्फिशनेस है. ये ना सेंटर के सके हैं ना ये हमारे सके हैं. इसका मतलब ये है कि हमें क्या कर, अगर हमको अपना बेनिफिट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो हमें ये दिल्ली और कश्मीर की दूरी